हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स अब हम आपका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं इलेक्ट्रिक मशीन 2 का। ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रिक मशीनरी की बुक है, इलेक्ट्रिक मशीनरी फंडामेंटल, इतना तो आप सब जानते हैं, जिसको लिखा है हमारे यूसुफ के स्टीफन भाई ने, स्टीफन चैपमैन ने। तो लिहाजा बच्चों आओ स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर हमने राइट किया है क्योंकि इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं ना बच्चों, वही हम उन पे ही बात करेंगे, ना कि आपकी मतलब जितनी बुक में ज़्यादा थ्योरी लिखी होती है उन पे बात नहीं की जाएगी। ठीक है बच्चों। अब इंडक्शन मोटर में होता क्या है, देखो बच्चों, इसमें ये होता है कि हमारे पास ना स्टेटर लगा होता है साइडों पे। ठीक है, जिसके सेंटर में एक रखा जाता है कंडक्टर को। ठीक है जी। कंडक्टर आप देखें, ये स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड भी आपको शो करवाई जा रही है, स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। तो देखो, अब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो हमें एक एक पॉइंट की समझ आती जाएगी। इसकी थ्योरी को मैंने इस तरह से लिखा है बच्चों, ताकि आप इसको इजीली समझ पाओ, और दूसरे नंबर पे यही आप लिखोगे अगर आपको इंट्रोडक्शन पूछ ले, जो आपका क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन थ्री फेज इंडक्शन मोटर एंड इट्स वर्किंग। ठीक है जी। तो फिर आप ये सारा इसको डिफाइन करोगे। देखो, वो कहता है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटर, यानी कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का एक स्टेटर होता है, यानी कि उसके पास एक स्टेटर होता है। कोई भी मोटर है बच्चों, उसका कोई ना कोई स्टेटर होता है और एक रूटर भी होता है। ये उसके दो पार्ट लाजमी होते हैं। ठीक है जी। तो स्टेटर की बात कर रहा है। देखो, वो कहते हैं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, अब ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज की बात नहीं कर रहे, डायरेक्ट थ्री फेज हम इंडक्शन मोटर का लेक्चर ले रहे हैं। तो लिहाजा थ्री फेज इंडक्शन मोटर कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटर, यानी कि उसका एक स्टेटर होता है हैविंग अ सेट ऑफ थ्री फेज कॉइल्स। अब बच्चों वो पता क्या कह रहा है, यानी कि उस स्टेटर के ऊपर क्या होते हैं, थ्री फेज कॉइल्स लगे होते हैं। ये वो चीज कहना चाह रहा है। ये इसका कोई अलग मतलब नहीं है कि इंडक्शन मोटर के ऊपर थ्री फेज कॉइल्स होते हैं, वो ये कहना चाह रहा है कि स्टेटर के ऊपर क्या होता है जी, थ्री फेज कॉइल्स लगे होते हैं। अब इसकी एक अलग लाइन थी, ऑन दिस स्टेटर देयर इज अ सेट ऑफ थ्री फेज कॉइल्स, जिसे मैंने इकट्ठा करके आपके लिए इजी बनाया कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटर, यानी कि उसके पास एक स्टेटर होता है इंडक्शन मोटर के, जिसके अंदर थ्री फेज कॉइल्स होते हैं। ठीक है बच्चों। आगे क्या लिखा हुआ है जी, विच आर प्लेस्ड, यानी कि जिन्हें प्लेस किया गया होता है। अब ये थ्री कॉइल्स यानी कि एक कहाँ लगाए गए होते हैं, ये बताया जा रहा है। वो कहता है विच आर प्लेस्ड एट अ फेज शिफ्ट ऑफ 120 डिग्री फ्रॉम ईच अदर, यानी कि ये तीनों फेज कॉइल्स जो होते हैं, ये सारे 120 डिग्री फेज शिफ्ट के अकॉर्डिंग लगे होते हैं। फेज शिफ्ट बच्चों मतलब होता है एक दूसरे के दरमियान इनका डिफरेंस क्या होता है। अब देखो डिफरेंस क्या है, ये सर्कुलर में लगे हुए हैं ना सारे मतलब कॉइल्स, ये सारे कॉइल्स सर्कुलर में लगे हुए हैं। वो ये कहना चाह रहा है इन तीनों फेज कॉइल्स में ना, एक कॉइल का दूसरे कॉइल के दरमियान जो फेज डिफरेंस होता है ना, यानी कि उन दोनों के दरमियान जो एंगल का डिफरेंस होता है, वो होता है 120 डिग्री। ठीक है बच्चों। आगे वो कहता है कि ये जो कॉइल्स हैं, अगर ये थ्री फेज कॉइल्स हुए तो ये हमें सप्लाई भी क्या देंगे, थ्री फेज करंट की सप्लाई देंगे। देखें ये बात की गई है, दीज कॉइल्स सप्लाइंग थ्री फेज करंट्स। आगे देखें, दैट्स व्हाई, लिहाजा इसी वजह से कहते हैं कि जो स्टेटर होता है ना इंडक्शन मोटर का, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का बच्चों, वो इसी तरह से इस सेम एज वेल एज, यानी कि सेम है जैसे सिंक्रोनस मशीन में हमारा स्टेटर था। यानी कि सिंक्रोनस मशीन का भी आपको स्टेटर याद हो तो वो भी थ्री फेज करंट ही प्रोड्यूस करता था। दैट्स व्हाई हम क्या कहते हैं जी, कि इन दोनों का मोटर का जो मतलब कि स्टेटर है वो सेम है इन दोनों मोटर्स का। ठीक है। आगे वो बात करता है बच्चों, द रूटर ऑफ दिस मोटर, यानी कि जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का रूटर है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, और उसकी दो टाइप्स होती हैं रूटर की, जो कि इस मोटर में इस्तेमाल की जाती हैं। एक होता है केज रूटर बच्चों, एक होता है वाउंड रूटर। ये आप अपनी बुक पे देख सकते हो, मैं आपको इनकी शेप दिखा देता हूँ। ये सिलेंड्रिकल फॉर्म बनाई गई है रूटर की, ये सिंपल रूटर है। ये भी ये नहीं बताया गया केज क्या होता है, वाउंड क्या होता है, ये सिंपल रूटर की फॉर्म है। ठीक है बच्चों। इनके अंदर जो बाइंडिंग की होती है वायर्स की, उसको कहते हैं बार्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है बच्चों, यानी कि ये कंडक्टर होते हैं। अब नीचे इक्वेशंस की बाद में मैं बात करता हूँ, पहले आपको जो कह रहा हूँ केज और वाउंड, ये बताता हूँ कि किस तरह से दिखाई देते हैं, क्योंकि बच्चों ये आपको दिखाना थोड़ा ज़रूरी हो जाता होता है, कुछ बच्चों को समझ नहीं होती इन चीज़ों की। ये देखिएगा, पहले नंबर पे है बच्चों केज रूटर। केज रूटर मींस जो स्टेटर के इनसाइड होता है ना, मतलब रूटर। ये आपको ये जो नजर आ रहा है ना, ये कॉइल जिसके ऊपर ऐसे देखें वाइंडिंग हुई हुई है, ये ब्लैक कलर में आपको नजर आ रही है, ये वाइंडिंग है। दिस इज अ केज रूटर। अब बात करते हैं वाउंड रूटर के बारे में। ये बच्चों ये वाउंडिंग रूटर होता है, मतलब कि उसकी जो शेप होती है वाउंडेड टाइप सी होती है। ये देखें ये वाउंड रूटर है। ठीक है। ये उसने नीचे भी बना हुआ है, जैसे गरारी टाइप सा नहीं होता हमारे मोटर बाइक में, इस तरह से कह रहा है वाउंड रूटर इस तरह सा होता है। तो अब बच्चों बात आती है नेक्स्ट। अब ये इक्वेशन कहाँ से आई, ये पी पता है यहाँ पे, ये इक्वेशन बताओ, यहाँ पे ये हमें प्रेजेंट कर रही है कि जो हमारे पास स्टेटर की स्पीड होती है ना, स्पीड ऑफ स्टेटर और स्पीड ऑफ, ये आपको बता रहा है स्पीड ऑफ कंडक्टर के अंदर बच्चों क्या होगा, हमारे पास कंडक्टर के अंदर रूटर भी आ जाएंगे, और रूटर के थ्रू आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे जो करंट फ्लो करवाएंगे। ठीक है। कंडक्टर करंट को फ्लो करवाता है, मतलब कि उसमें कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लें डब्ल्यू ई को। ठीक है जी।
यानी कि ओमेगा ई को आप स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ही समझ लें या स्पीड ऑफ रूटर कह लें, एक ही बात है, ठीक है। तो ये देखें इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। नंबर ऑफ पोल्स अवर टू को अगर स्टेटर के साथ मल्टीप्लाई दें तब जाके वो स्पीड ऑफ रूटर के साथ बराबर होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको पता ही है, ये आपके सामने ये स्टेटर की आपको यहाँ पे ये बाउंड्री नज़र आ रही है, ये स्टेटर है, इसके बीच में ये सेंटर में कंडक्टर लगा हुआ है, लेकिन एक ख़ास लिमिट तक रूटर भी होगा, ठीक है। तो डैट्स वाई बच्चों ये बात है कि यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि हमने उसके ऊपर वाउंडेड किया होगा, यानी कि वायर को उसके ऊपर लपेटा होगा, तो वो नंबर ऑफ पोल्स हो गए, मतलब कितने टर्न्स लिए गए हैं। और उसके बाद जो बटे में 2 है, यानी कि उसका हाफ फीसद स्टेटर की स्पीड से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि जितने ज़्यादा हम वाउंड करेंगे ना उसके ऊपर, रूटर के ऊपर, उसकी हाफ स्पीड कह लें, मतलब कि उसका ½ जो है ना वो स्पीड तेज़ करेगा स्टेटर की, क्योंकि बच्चों इन दोनों के दरमियान एयर गैप भी होता है। डैट्स वाई कुछ पावर यहाँ पे वेस्ट अप हो जाएगी और कुछ आगे ट्रांसफर भी हो जाएगी, ये होता है। दैट्स वाई ये बराबर हो गया इसके। अब पता है आपको बच्चों ओमेगा किससे रिप्लेस होता है? अगर हम फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप जानना चाहे तो ओमेगा बराबर होता है 2πf के। हमने क्या किया, ओमेगा को रिप्लेस कर दिया 2πf से। तो देखो यहाँ पे स्टेटर की फ्रीक्वेंसी आ गई, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीक्वेंसी आ गई, बस ये आया 2π दोनों तरफ से कैंसिल हो गया और ये इक्वेशन का रूल बन गया। देखें एफ एस इधर ही रह गया, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया फी से और बटे में नंबर ऑफ पोल्स आ गए। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन आपके कभी कभार काम आ सकती है, और लेकिन ज्यादातर आपके न्यूमेरिकल्स में मुझे ये काम ही देखने को मिली है, ठीक है जी। वैसे आपको ये रिलेशनशिप याद रखना चाहिए क्योंकि जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये आप करेंगे वहां पे, ठीक है। आगे बच्चों बात आती है स्पीड ऑफ रोटेशन की, जो आप सिंपल इक्वेशन पहले भी पढ़ चुके हुए हो सिंक्रोनस में। तो देखें ये हम इक्वेशन पढ़ चुके हैं बच्चों, सिंक्रोनस मोटर की यही यहाँ पे रिलेशनशिप इस्तेमाल होता है, यानी कि ये बराबर होता है 120 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर नंबर ऑफ पोल्स। यानी कि हमने जो अपनी मोटर की जो स्पीड सेट करनी होती है ना बच्चों, वो हम हमेशा फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी की 60 हर्ट्ज होगी ना, यानी फ्रीक्वेंसी अगर हम 60 हर्ट्ज रखेंगे तो मोटर की स्पीड भी उसी लिहाज से चलेगी, ठीक है। यानी हमारी मोटर उसी लिहाज से स्पीड के अकॉर्डिंग चलेगी। तो ये चक्कर होता है। बस ये इक्वेशन आपको आगे ही आती है, इसका प्रूफ हमने प्रीवियस चैप्टर में किया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 था शायद वो। तो आगे देखो बच्चों, वो कहता था वोल्टेज इंड्यूस्ड इन अ गिवन रूटर बार। अब रूटर बार क्या चीज है? रूटर ये बच्चों ये बीच वाले अब हिस्से की बात कर रहा है, ये जो स्टेटर के बीच में था, अब ये रूटर बार, इसे रूटर बार कहा जाता है, ठीक है। तो वो कहता है जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है हमारे रूटर के अंदर, अब ये रूटर बार का मतलब रूटर ही हुआ एक लिहाज से, तो लिहाजा वो कहना चाह रहा है जो हमारे वोल्टेज इंड्यूस होते हैं इसके अंदर, उसकी इक्वेशन क्या है? ई इंड्यूस। ये बच्चों आप पढ़ चुके हुए हो फर्स्ट चैप्टर में, एडीसी 1 में जब मैंने आपको स्टडी करवाई थी ये, कि वी और बी का यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ वायर। अब देखो ये नीचे क्या कहता है, ये कहता है इट इज द रिलेटिव मोशन ऑफ रूटर। यानी कि ये क्या है, ये जो आपको इक्वेशन नजर आ रही है, ये हमारे पास ये जो आपको 3 देखें डायग्राम्स दिखाता हूं मैं आपको, बताता हूं बच्चों है क्या। ये देखो, ये जो आपको पता क्या है, मोटर के अंदर ना पहले नंबर पे 5 आपने सर्कल, टोटल ये 16 आपने सर्कल इस तरह से लगा लेने हैं। ये जो इसके बीच में मैंने ये इस तरह से छोटे छोटे ड्रा किए हुए ना, ये आपने ना टोटल 16 ड्रा करने हैं, ठीक है। और उनमें से ऊपर वाले 5 में आपने डॉट लगाना और नीचे वाले 5 पे क्रॉस लगाना। उसकी वजह, क्योंकि इसमें पता बच्चों क्या होता है, करंट एंटर भी करता है, करंट लीव भी करता है, जिससे 2 तरह की मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होती हैं, जिनमें से एक को हम कहते हैं स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी को कहते हैं रूटर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चों। तो देखें अब दूसरी तरफ वो, ये पहला ग्राफ था जिसमें हमने बताया कि स्टेटर जो है, स्टेटर के ये आपको डायरेक्शन नजर आ रही है, ये स्टेटर है हमारा, ठीक है बच्चों। स्टेटर की ये डायरेक्शन है स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की। तो लिहाजा ये क्या कर रही है जी, ये किस तरफ रोटेट करेगा, मतलब किस तरफ जाना चाहेगा, इस साइड पे, मतलब इसकी डायरेक्शन जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। स्टार्टिंग में स्पीड ऑफ मोटर की ये डायरेक्शन होगी। फिर दूसरे में हमने ये बताया कि मैक्सिमम करंट किस पॉइंट पे होगा बच्चों। मैक्सिमम करंट इस तरह से होगा, एक साइड से करंट एंटर कर रहा होगा, एक साइड से लीव कर रहा होगा। और जो पहला आपको ये जो डॉट का पहला पॉइंट मिलता है ना, वहां पे मैक्सिमम करंट होगी, और जो क्रॉस का पहला पॉइंट होता है वहां पे भी करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। दैट्स वाई इसको इस तरह से कट अप किया गया कि देखें पहला जो जहां पे आपने किस सर्कल में पहला क्रॉस लगाया ना, वहां से ये देखें ऐसे लीव हो रहा है, और जहां से आपने यहां से एंटर कर रही है हमारी करंट, तो यहां से लीव कर रही है, क्योंकि बच्चों क्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेज और डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द पेज, ठीक है बच्चों। तो लिहाजा आउट का मतलब होता है बाहर निकलना। दैट्स वाई ये बता रहे हैं यहां पे मैक्सिमम होगी, यानी कि फर्स्ट डॉट और
फर्स्ट क्रॉस पे, समझ आ गई। उसके बाद लास्ट शेप देखें। अब लास्ट शेप कैसे बनी है देखो बच्चों, बी एस अपनी जगह पे ही है, ठीक है जी। बी एस आपने किसी भी एक डॉट पे निकाल लेनी है इस तरह से, उसकी डायरेक्शन तो आप देख ही रहे हैं, बार बार उसने बनाया हुआ है। देखें तीसरे डॉट के ऊपर वो यानी कि बी एस की स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, और ये रूटर मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है ये हम इस पैराग्राफ में समझेंगे। और उसके बाद उसने इन दोनों के दरमियान नेटवर्क मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की है, ठीक है जी। नेटवर्क का मतलब होता है बच्चों यानी कि इन दोनों के रिजल्टेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसकी बात वो कर रहा है, ठीक है जी। और ये मैक्सिमम करंट यहाँ पे बस यहाँ पे बताई गई है, और ये इन दोनों के दरमियान यानी कि मैक्सिमम करंट और जो नेटवर्क हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है उन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो थीटा और देखें ओमेगा वही चीज़ है, बस ये दो चीज़ों का फ़र्क है। हमने क्या किया बच्चों, एक एक पॉइंट करके सबको डिफाइन करना स्टार्ट किया, मतलब पहले बी एस को डिफाइन किया, फिर करंट को डिफाइन किया, फिर ओवरऑल सबको डिफाइन कर दिया, ठीक है जी। बस ये शेप्स के अंदर डिफरेंस है। अब आगे आ जाओ, देखो वही चीज़ है, यानी कि सर्कल उतने ही लगे हुए हैं ये बीच में, और क्रॉस माइनस का क्रॉस डॉट का भी वही चक्कर ही है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, यानी कि फर्स्ट डॉट से करंट जो है वो लीव कर रही है और फर्स्ट क्रॉस से एंटर कर रही है। ओके हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे, वो कहता है इट इज़ द रिलेटिव मोशन ऑफ रूटर, यानी कि ये रूटर की ये जो मोशन हो रही है यहाँ पे ये रूटर के रिलेटिव है, जो कि कंपेयर हम कर रहे हैं किसके साथ, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के साथ। यानी ये जो आपको स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन नजर आ रही है ना, ये रूटर के साथ, ये रूटर की ही मोशन है, ठीक है बच्चों। रूटर भी इस तरह से ही रोटेट करता है। आपको याद हो मैंने आपको दिखाया था बच्चों उसमें चैप्टर 5 में कि हमारे पास रूटर और स्टेटर एक पॉइंट पे खड़े होते हैं। जो स्टेटर है वो घूमना स्टार्ट कर देता है, लेकिन रूटर ये चीज़ सोचता रहता है मैं घूमूं या ना घूमूं, मतलब कि इतनी देर में स्टेटर अपना एक चक्कर मुकम्मल करके आ भी गया होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको डैम्पिंग वाइंडिंग करते हैं, यानी कि उसको एक्सटर्नल पावर देते हैं, उसको ऐसे एक थप्पड़ लगाते हैं, भाई चलना स्टार्ट कर, क्यों रुक गया हुआ है। ये वही कहानी है तकरीबन। वो कह रहा है यानी कि ये रूटर के रिलेटिव ही है मोशन जो आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, वोल्टेज इंड्यूस्ड वोल्टेज प्रोड्यूस करती है रूटर बार के अंदर, यानी कि रूटर के अंदर ये वोल्टेज इंड्यूस करवाती है। अब देखो ये कहता है बच्चों कि जो वेलोसिटी है ना, अब यहाँ पे हमें ये बताया जाएगा कि ये जो क्रॉस ये और डॉट है ना, ये तो हमने अंदाजे से लगाया हुआ ना, ये कैसे मतलब कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगी और क्या होगा यहाँ पे आगे, ये आगे आपको यहाँ से पढ़ के समझ आएगी। देखें वो कहता है कि द वेलोसिटी ऑफ अपर रूटर बार्स रिलेटिव टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये जो आपको अपर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये वाले अपर रूटर्स हैं, इनकी बात कर रहा है इतने हिस्से की, देखो इतने हिस्से की बात कर रहे हैं, ये जो आपको डॉटेड नजर आ रहे हैं, डॉटेड यानी कि आउट ऑफ द पेज। तो बच्चों वो कहता है कि रिलेटिव टू मैग्नेटिक फील्ड, जो कि रिलेटिव है मैग्नेटिक फील्ड के, इज टू द राइट, यानी कि अगर इसके ऊपर हम राइट हैंड रूल या लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो इससे हमें पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो राइट होगी, राइट साइड में। तो मतलब कि वो एक अलहदा बात करना चाह रहा है, आप उसको भी छोड़ दो, ठीक है। तो हम आगे बात समझते हैं वो क्या कहता है। वो कहता है सो द वोल्टेज इंड्यूस्ड, यानी कि जो वोल्टेज इंड्यूस होंगे, आगे नेक्स्ट पेज पे मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जाना चाहूँगा बच्चों, ठीक है। मैं आपको पहले बता देता हूँ उसने बात क्या करनी है। उसने ये बात करनी है कि जो अपर आपको रूटर बार नज़र आ रहा है ना, अपर रूटर बार, उसकी जो रिलेटिव होगी मैग्नेटिक फील्ड वो राइट साइड पे जा रही होगी। डेट्स वाई हमारे पास यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस होंगे वो इन टू द पेज, आउट ऑफ द पेज होंगे, सॉरी आउट ऑफ द पेज होंगे। और जो लोअर बार होगा, लोअर रूटर बार, ये आगे आपको जाके समझ आ जाती है। अदरवाइज वो जो आपने लेक्चर लिया हुआ है ना एक दूसरे सर का, उनके लेक्चर में काफ़ी इसको डिफाइन करके मतलब कि इतना लंबा कर दिया गया हुआ है कि आपको ज़्यादा टाइम लगता है। डेट्स वाई मैंने बुक वाला ही आपके सामने रखा हुआ है। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये देखो बच्चों कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इनको याद करना। देखिए उसने वही बात किया कि जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं अपर बार्स में, वही बात यानी कि जो प्रीवियस में मैंने आपको बताया कि जो अपर बार्स, अपर जो मैंने आपको भी लफ्ज़ पढ़ाया है प्रीवियस में, अपर बार्स यानी वो जो आपको ऊपर डॉटेड नजर आ रहे हैं उनका क्या मतलब है, यानी कि वहां पे जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं वो आउट ऑफ द पेज है। आउट ऑफ द पेज की वजह क्या है, क्योंकि वहां से करंट बाहर निकल रहा है। जब करंट बाहर निकलता है दैट्स वाई उसे हम आउट ऑफ द पेज, जो वोल्टेज भी इंड्यूस होंगे वो भी बाहर की तरफ ही होंगे, ठीक है। इसका मतलब जो लोअर होंगे बच्चों, लोअर बार्स आपको पता है वो क्रॉस लगे हुए थे, नीचे वाले जो मतलब कि आपको बार्स नजर आ रहे थे उनके अंदर क्रॉस लगा हुआ था, रूटर बार्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। तो लिहाजा वहां पे जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो इन टू द पेज होगा, क्योंकि जो क्रॉस का मतलब होता है वो होता है इन टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब अंदर जा रही है तो वहां पे वोल्टेज भी अंदर की तरफ ही प्रोड्यूस होंगे। दैट्स वाई देखो बच्चों आगे वो कहता है कि जो रूटर का करंट फ्लोज है ना वो प्रोड्यूस कर देता है, यानी कि ये जो रूटर के अंदर करंट फ्लो कर रही है, देखा आपने यहाँ पे कि जो रूटर के अंदर करंट फ्लो कर रही है उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारे पास रूटर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है बी आर, जो कि आपको तीसरी शेप में मैंने दिखाया कि बी आर भी यहाँ पे रूटर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, वो मैंने आपको फ्लो करवाती हुई दिखाई थी।
आगे हमारे पास ये देखें इक्वेशन आ जाती है, द इंड्यूस टार्क इन द मशीन इज, यानी कि कोई किसी भी जगह अगर टार्क इंड्यूस हो रहा हो किसी भी मशीन के अंदर तो उसकी इक्वेशन हमारे पास होती है इंड्यूस टार्क इज इक्वल टू के मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रूटर क्रॉस प्रोडक्ट विद स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला होता है। तो देखो अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये थोड़ा सा बस रह गया आपका ये आज का जो लेक्चर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको आपने जल्द से जल्द रेडी कर लेना है ताकि पेपर में आप इसको लिख सको। ठीक है, ये अगर आपसे पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, वर्किंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड डिफाइन 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है बच्चों, तो ये कहता है दिस टार्क, यानी ये जो टार्क है आपका, विल कॉज द रूटर टू रोटेट, यानी ये क्या करेगा, यानी कि टार्क इंड्यूस हो चुका होगा ना, ये सारा काम ये जो ऊपर हमने डिफाइन किया वो टार्क की सारी कहानी थी। वो कहता है इसकी वजह से क्या होगा, टार्क इंड्यूस हुआ होगा जो क्या करेगा, रूटर को रोटेट करने पर मजबूर करेगा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस टार्क, यानी कि ये जो डायरेक्शन होगी इस टार्क की जो इंड्यूस हुआ है उसकी क्या होगी, विल बी सच डैट, यानी कि वो इस तरह से होगी, इट टेंड्स टू अलाइन बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट टुगेदर एट सिंक्रोनस स्पीड। यानी बच्चों वो ये कहना चाह रहा है कि आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जो रूटर होता है वो स्टेटर को क्या कर रहा होता है, स्टेटर के पीछे मतलब कि चल रहा होता है, उसको यार क्या कहते हैं, हाँ जी मुझे लफ्ज़ याद आ गया, चेज़ करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रूटर जो है कभी स्टेटर के पास नहीं पहुंच सकता ये कहा जाता है। लेकिन इंडक्शन मोटर में ये काम हो जाता है। देखो वो कहता है कि ये जो टार्क होता है ना ये उनको इतना मजबूर कर देता है, अलाइन मतलब कि एक जगह पे दोनों का आ जाना, एक ही लाइन से दोनों चीज़ों को प्रेजेंट कर देना, ये उसका कहने का मतलब है कि जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो दोनों इस तरह से, ये इंड्यूस टार्क किस तरह से उसकी डायरेक्शन होती है कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स को मजबूर कर देता है कि वो सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर जाकर रोटेट करना स्टार्ट कर दें। आपको पता है सिंक्रोनस का मतलब है स्पीड ऑफ मोटर, एन का मतलब हो गया, और सिंक्रोनस का मतलब सिंक्रोनस स्पीड, यानी कि स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो यानी ये सिंक्रोनस स्पीड पे दोनों रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे, जबकि रूटर हमारा ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना कि बच्चों रूटर। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस लफ्ज़ से, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि रूटर और स्टेटर एक साथ रोटेट कर रहे हैं, जबकि बाद में वो कहता है कि रूटर इट सेल्फ टर्न्स एट स्लोअर स्पीड बिकॉज, यानी अब मैं आपको समझाता हूँ, यानी वो ये कह रहा है बाद में कि स्टेटर से रूटर थोड़ा ना स्लो चल रहा होता है, यानी कि वो थोड़ी स्लोअर स्पीड पर होता है। लेकिन ये बात हो रही है उनकी मैग्नेटिक फील्ड्स की, ना कि रूटर और स्टेटर की। यहाँ पे बात कर रहा है कि रूटर थोड़ा स्लोअर स्पीड पे चल रहा होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक हो गया बच्चों, समझ आ गई मेरी बात की। अब नेक्स्ट देखें, वो कहता है इसकी रीजन क्या है, ये भी मैंने खुद से लिखी है, ये आपके बुक वाले ने एक्सप्लेन नहीं की हुई। बिकॉज अगर तो आपका रूटर बच्चों रोटेट करने स्टार्ट हो गया सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर, देन क्या होगा, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, जो हमने शुरू में पढ़ा अभी इस पैराग्राफ के शुरू में कि देयर इट इज अ रिलेटिव मोशन ऑफ रूटर कंपेयर टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, वो पता ना हमने फिक्रा पढ़ा है, तो वो वाला। वो कहता है इससे क्या होगा कि रिलेटिव मोशन जो है स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर्स के दरमियान वो जनरेट ही नहीं हो पाएगी। देयर इज नो रिलेटिव मोशन मतलब होगी ही नहीं। तो उससे क्या होगा, यानी कि जब ये रिलेटिव मोशन नहीं होगी, हैंस देयर विल बी नो वोल्टेज इंड्यूस्ड, यानी कि वोल्टेज इंड्यूस नहीं होंगे, करंट भी फ्लो नहीं करेगा। हैंस इन दिस कंडीशन, यानी कि इस कंडीशन में हमारा इंड्यूस्ड टार्क 0 के बराबर होगा, और ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मोटर चलेगी ही नहीं, मोटर चलेगी नहीं तो इसका मतलब कि हमारे पास कोई पावर जनरेट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक हो गया बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको सही तरीके से समझ आ गया होगा। जिन बच्चों ने पिक्चर लेनी है, ये देखें ये सेकंड पेज है, इसकी पिक्चर खींच लें। अभी मैं आपको फर्स्ट भी निकाल के देता हूँ, उसकी भी पिक्चर खींच लें, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो बच्चों ये आपका फर्स्ट पेज है, ये यहाँ तक पिक्चर खींचें। ठीक है, खींच लिया, ओके हो गया, खींच लिया। तो अब इसकी पिक्चर खींच लें ताकि आपको थ्योरी में मसला ना आए, थ्योरी आप कर सकते हैं। ओके हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर की भी इसी तरह से आपको वीडियो मिल जाएगी।